everyone, this is Praveen Sharma and we are studying chapter 9 strategies for enhancement in food production for class 12th students. Guys, today we will discuss our second last topic of this chapter, that is tissue culture, and after that there will be our last topic, somatic hybridization. So let's start it first. Tissue culture. The technique involves regeneration of a new plant from an explant, which may be plant cells, tissues or organs, in a test tube under sterile conditions in a suitable culture nutrient medium under controlled conditions. देखिए, ये टिश्यू कल्चर जो टॉपिक है ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा. इसमें क्या करते हैं, एक नए प्लांट की रीजनरेशन होती है किसी भी एग्जिस्टिंग या ग्रोइंग प्लांट के मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या ऑर्गन्स को एक छोटी मात्रा में वहाँ से रिमूव करके जब हम उसको स्टेराइल कंडीशंस में एक हाईली न्यूट्रिशियस कल्चर मीडियम में उस टिश्यूज को, उन सेल्स को ग्रो कराते हैं, तो उनसे नए प्लांट्स की जो जनरेशन है, नए प्लांट्स का जो इवोल्यूशन है वो होता है, राइट. तो इसीलिए ये कहा गया है द टेक्निक इन्वॉल्व्स रीजनरेशन ऑफ न्यू प्लांट. एक नए प्लांट का उद्भव होता है, नए प्लांट की शुरुआत होती है इस टेक्निक से, जो कि फ्रॉम एन एक्सप्लांट, जो कि एक एक्सप्लांट से, एक्सप्लांट मतलब वही स्मॉल अमाउंट का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हमने जो रिमूव की हैं एक ग्रोइंग प्लांट से, उसको, उस स्मॉल अमाउंट को हम एक्सप्लांट भी कहते हैं. सो विच मे बी प्लांट सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स, ठीक है ना. तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स या टिश्यूज या ऑर्गन्स निकाले हमने वो एक्सप्लांट कहलाते हैं, और इनको इन ए टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशंस, स्टेराइल कंडीशंस में टेस्ट ट्यूब के अंदर और सुटेबल कल्चर न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर इन सेल्स को, इन टिश्यूज को जब हम फर्दर स्टेराइल कंडीशंस में लेबोरेटरी में ग्रो कराते हैं अंडर कंट्रोल कंडीशंस, तो ये प्रोसेस टिश्यू कल्चर कहलाता है. यानी एक छोटी सी मात्रा से हम एक बहुत बड़ी संख्या में कई सारे नए बेबी प्लांट्स डेवलप कर लेते हैं. द कैपेसिटी टू जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम एन एक्सप्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी. अब टोटिपोटेंसी एक वो टर्म है जो इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के द्वारा जो एक नया पूरा का पूरा प्लांट डेवलप कर दिया जाता है, इस क्षमता को कहते हैं, ठीक है. तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वो क्षमता जिसके द्वारा वो एक पूरा का पूरा प्लांट अपनी स्मॉल अमाउंट से ही डेवलप कर देते हैं, ये क्षमता, ये कैपेसिटी उनकी टोटिपोटेंसी कहलाती है, राइट. चलिए नेक्स्ट आते हैं. द एक्सप्लांट रिक्वायर्स ए सोर्स ऑफ कार्बन सच एज सुक्रोज टू प्रोवाइड एनर्जी, अमीनो एसिड एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन्स. अब ये जो एक्सप्लांट है, यानी ये जो हमने स्मॉल अमाउंट में मेरिस्टेमेटिक सेल्स या टिश्यूज हमने जो निकाले हैं एक ग्रोइंग प्लांट से, तो इसको ज़रूरत होती है कार्बन के सोर्स की. अब कार्बन का सोर्स जैसे सुक्रोज है, उसकी ज़रूरत क्यों होती है? टू प्रोवाइड एनर्जी. इन प्लांट्स को, इन ग्रोइंग बेबी प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए सुक्रोज की ज़रूरत होती है, जो कि कार्बन सोर्स है. और साथ ही साथ ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन्स जैसे ग्रोथ रेगुलेटर्स और अमीनो एसिड्स वगैरह की भी ज़रूरत होती है. आप जानते हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स ये प्लांट हार्मोन्स हैं, इसीलिए इनको ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहा गया है. तो एनर्जी के लिए सुक्रोज की ज़रूरत है और अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है, प्रोटीन है जो कि, और ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी प्लांट हार्मोन्स, ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन्स की भी ज़रूरत पड़ती है इन एक्स प्लांट्स को. नाउ ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मास ऑफ सेल्स इन द culture medium in vitro in a very short duration, and this method of growing is known as micropropagation.
देखिए, इस टिश्यू कल्चर को हम एक दूसरे नाम माइक्रो प्रोपेगेशन से भी जानते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन में एक छोटी सी मात्रा से, जिसको हम एक्सप्लांट बोलते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की एक छोटे से मास से हम एक बड़ी संख्या में कई सारे हम बेबी प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं एक इन विट्रो कल्चर मीडियम के जरिए, जो कि हाईली न्यूट्रिशियस होता है, जिसमें रूट प्रोमोटिंग, ग्रो और शूट प्रोमोटिंग, ओके, मल्टीप्लिकेशन प्रोमोटिंग, डिवीजन प्रोमोटिंग, कई सारे जो हार्मोन्स हैं, और कल्चरल मीडियम के अंतर्गत कई सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें अवेलेबल होते हैं। तो एक बहुत ही छोटे समय के अंतराल पे, बहुत ही कम समय में हम इन सेल्स के एक छोटे से मास से एक बहुत बड़ी संख्या में बेबी प्लांट्स को हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसीलिए इस टेक्निक को, इस टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। अब द प्लांट्स ऑब्टेन्ड बाय टिश्यू कल्चर, अब जो प्लांट्स इस टिश्यू कल्चर से ऑब्टेन किए जाते हैं वो ऑब्वियसली जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि वो उसी ओरिजिनल प्लांट या उसी ग्रोइंग प्लांट से जो टिश्यूज, जो सेल्स हमने रिमूव किए हैं, उससे ग्रो कर रहे हैं ये। तो इसीलिए इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं, जो टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा उगाए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, ये सब आपस में एक दूसरे से जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, और इसीलिए इनको हम सोमा क्लोन्स भी कहते हैं। तो सोमा क्लोन्स एक्चुअली टिश्यू कल्चर से या माइक्रो प्रोपेगेशन से जनरेट होने वाले, उससे डेवलप होने वाले प्लांट्स की एक कॉमन नेम है। ठीक है। नाउ मैनी प्लांट्स लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल एटसेट्रा हैव बीन सक्सेसफुली प्रोड्यूस्ड ऑन कमर्शियल स्केल। और इस टिश्यू कल्चर टेक्निक से, इस माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक से कई प्रकार के पौधे जैसे कि टमाटर, केला, सेब वगैरह, इनको काफ़ी सफलतापूर्वक कमर्शियल स्केल पर प्रोड्यूस कर लिया गया है। इन वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स, अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वी कैन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी फ्लावर, है ना। तो जब प्लांट बॉडी में किसी और भाग से, चाहे वो रूट से हो, चाहे स्टेम से हो, चाहे लीफ से हो, जब फ्लावर के अलावा यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट के अलावा किसी भी और बॉडी पार्ट से जब नया प्लांट डेवलप होता है, तो ये प्रोपेगेशन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। तो वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स में और द पैथोजेंस स्पेशली वायरसेस आर पास्ड थ्रू द प्रोपेग्यूल्स लाइक ट्यूबर्स, bulbs etc. For such plants, apical meristem, that is the terminal bud, is used as an explant. अब वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स में द पैथोजेंस स्पेशली वायरसेस, खासकर जो पैथोजेंस वायरस होते हैं, आर पास्ड थ्रू द प्रोपेग्यूल्स लाइक ट्यूबर्स, तो उन वायरसेस वगैरह को इन वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स के प्रोपेग्यूल्स के ऊपर पास किया जाता है। जैसे ट्यूबर है ना, पोटैटो में आप जानते हैं ट्यूबर बोलते हैं, पोटैटो ट्यूबर है, ओनियन बल्ब है, राइट। तो इन प्रोपेग्यूल्स के ऊपर इन वायरसेस को पास किया जाता है। और ऐसे प्लांट्स के लिए जो एपिकल मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम मीन्स जो एपेक्स पे पाया जाने वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है यानी टर्मिनल बड, इट इज़ यूज्ड एज एन एक्सप्लांट। तो इसको हम एक एक्सप्लांट के रूप में, एक स्मॉल वी कैन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के रूप में कल्चर मीडियम में इसको ग्रो किया जाता है। इन वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स टर्मिनल बड आर यूज्ड एज एक्सप्लांट्स। जैसे कभी देखा कि वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स में जो टर्मिनल बड्स हैं उन्हीं को हम एक्सप्लांट्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक होती हैं, टिश्यू सेल्स होती हैं। द मेरिस्टेम इज ग्रोन इन विट्रो टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट्स, एग्जाम्पल बनाना, शुगर केन, पोटैटो एटसेट्रा। और इस मेरिस्टेम को इन विट्रो मीन्स इनसाइड लेबोरेटरी, इनसाइड टेस्ट ट्यूब, ओके। तो इनको वायरस फ्री प्लांट्स प्राप्त करने के लिए इनको स्टेराइल कंडीशंस में इन मेरिस्टेम को ग्रो किया जाता है। और उस वायरस फ्री प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं जैसे बनाना, केला, गन्ना और आलू, ठीक।
अब एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन के क्या फायदे हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है, देखिए। ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स आर ऑब्टेन्ड इन ए शॉर्ट पीरियड, बहुत छोटे समय में ही, बहुत कम समय में ही हम कई सारे प्लांटलेट्स यानी बेबी प्लांट्स को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत कम समय में ही बहुत सारे बेबी प्लांट्स इसमें प्रोड्यूस किए जा सकते हैं इस टेक्निक के जरिए। दूसरा, स्टेराइल प्लांट्स विच कैन नॉट मल्टीप्लाई बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर मल्टीप्लाइड बाय दिस मेथड। अब वो स्टेराइल प्लांट्स, स्टेराइल मीन्स विच आर नॉट फर्टाइल, तो वो स्टेराइल प्लांट्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो इस माइक्रो प्रोपेगेशन या टिश्यू कल्चर के द्वारा उनका मल्टीप्लिकेशन भी करा दिया जा सकता है, ये भी संभव है। सो द प्लांट्स ऑब्टेन्ड आर जेनेटिकली सिमिलर, ये तो अभी हमने देखा ही था कि इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं जो टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपेगेशन से डेवलप होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जेनेटिकली आइडेंटिकल और सिमिलर होते हैं। एंड टू द प्लांट फ्रॉम विच द एक्स प्लांट इज ऑब्टेन्ड, तो उसी प्लांट से जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं जिस प्लांट से वो एक्स प्लांट या वो स्मॉल अमाउंट ऑफ सेल्स और टिश्यू एक्सट्रैक्ट किया गया, रिमूव किया गया है ना, प्राप्त किया गया। देन डिजीज फ्री प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टिश्यू कल्चर। अब इस टिश्यू कल्चर से डिजीज फ्री प्लांट्स भी ऑब्टेन किए जाते हैं बाय यूजिंग मेरिस्टेम, एग्जाम्पल टमाटो, बनाना, एप्पल एट्सेट्रा। और ये डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स हैं, डिजीज फ्री प्लांट्स हैं, टोमेटो, टमाटर, केला, सेब इत्यादि। प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द ईयर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। और इस टिश्यू कल्चर टेक्निक पे वेदर की या क्लाइमेटिक कंडीशंस का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे समर सीजन हो, चाहे रेनी सीजन हो, चाहे विंटर सीजन हो, 12 महीने पूरे साल भर इस टेक्निक के जरिए प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि ये स्टेराइल कंडीशंस में लेबोरेटरी के अंदर ही ये कल्टीवेशन, ये ग्रो की जाती है। तो इसीलिए इस टेक्निक के जरिए पूरे साल भर प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। वट एवर क्लाइमेटिक कंडीशंस आर, इट डजेंट मैटर। ओके, so guys, next is our last topic, that is somatic hybridization. सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, देखिए, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट्स बिलोंगिंग टू 2 different species of plants having desired characters are fused in a suitable sterile aseptic condition and a hybrid protoplast is obtained. इस सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन नामक टेक्निक में क्या करते हैं, देखिए, हम 2 अलग अलग स्पीसीज के प्लांट से उनके प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट जो कि 2 अलग अलग स्पीसीज के प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं, उनको हैविंग डिजायर्ड कैरेक्टर्स, और जिनके अंदर हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, ऐसे 2 अलग अलग स्पीसीज के प्लांट से उनके प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करके हम फ्यूज कराते हैं, आपस में जोड़ते हैं उनको इन ए सुटेबल स्टेराइल एसेप्टिक कंडीशन। स्टेराइल यानी नॉन फर्टाइल, और वी कैन से जर्म फ्री, और एसेप्टिक कंडीशन वेयर पैथोजेंस और माइक्रोब्स आर नॉट फाउंड, एंड ए हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट इज ऑब्टेन्ड। और इस प्रकार के जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाले 2 अलग अलग स्पीसीज के 2 प्लांट्स की जब प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करके जब हम उनको सुटेबल कंडीशंस में, स्टेराइल और एसेप्टिक कंडीशंस में आपस में फ्यूज कराते हैं, तो इसके द्वारा एक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट प्राप्त होता है। और दिस प्रोसेस इज नोन एज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, और इसी प्रोसेस को हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यानी इसमें प्रोटोप्लास्ट को प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके, प्लांट से रिमूव करके सोमेटिक कंडीशन, स्टेराइल कंडीशंस में और एसेप्टिक कंडीशंस में उसको हम फ्यूज कराते हैं लेबोरेटरीज में। और इसके वजह से जो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है,
इस प्रोसेस के द्वारा हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट प्राप्त होता है। पोमेटो, देखिए ये इसका एक एग्जांपल है। पोमेटो हैज़ बीन क्रिएटेड बाय फ्यूजिंग। अब पोटैटो और टोमेटो, ठीक है, आलू और टमाटर, इन दोनों अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग प्लांट्स की जो प्रोटोप्लास्ट्स हैं उनको आइसोलेट करके हमने एक नई हाइब्रिड वैरायटी पोमेटो क्रिएट की है। सो पोमेटो हैज़ बीन क्रिएटेड बाय फ्यूजिंग प्रोटोप्लास्ट्स ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो, ठीक है, आलू और टमाटर की आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करा के ये पोमेटो नामक एक नई हाइब्रिड जो वैरायटी है, प्रोटोप्लास्ट है, ये हमने डेवलप किया है, क्रिएट किया है। दो द प्लांट डिड नॉट possess ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टू पेरेंट्स नीडेड फॉर कमर्शियल यूटिलाइजेशन। और डेवलप तो हमने कर लिया है, लेकिन इस पोमेटो नामक हाइब्रिड प्लांट में इन दोनों ही पोटैटो और टोमेटो प्लांट्स के दोनों ही पेरेंट्स के कैरेक्टर्स सारे मौजूद नहीं होते, इसीलिए इसका कमर्शियली उतना अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ओके, नाउ तो ये तो बात हुई सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की। अब देखते हैं कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के क्या एडवांटेजेस हैं, इसके फायदे क्या हैं। पहला एडवांटेज, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग प्लांट्स बिटवीन अनरिलेटेड स्पीसीज और जेनेरा, एग्जाम्पल पोमेटो, यानी अनरिलेटेड स्पीसीज और अनरिलेटेड जेनेरा के भी प्लांट्स को ऑब्टेन करने की एक संभावना इसके द्वारा मिलती है ना। जैसे हमने देखा कि पोमेटो के केस में आलू और टमाटर, इन दोनों ही अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स को हम फ्यूज करके भी हाइब्रिडाइजेशन इसका करा सकते हैं। तो पोमेटो के जैसे ही, पोमेटो की तरह ही अनरिलेटेड स्पीसीज और अनरिलेटेड जेनरा के प्लांट्स के भी कैरेक्टर्स को ऑब्टेन करने वाले जो हाइब्रिड्स हैं वो इससे प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोटोप्लास्ट टेक्नोलॉजी will be of use in developing hybrids of asexually reproducing organisms। और प्रोटोप्लास्ट टेक्नोलॉजी विल बी ऑफ यूज, ये जो प्रोटोप्लास्ट की टेक्नोलॉजी है जिसको हमने देखा कि प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया जाता है, उसको फिर बाद में फ्यूज किया जाता है स्टेराइल और एसेप्टिक कंडीशंस में। तो ये जो प्रोटोप्लास्ट टेक्नोलॉजी है, दिस विल बी ऑफ यूज इन डेवलपिंग हाइब्रिड्स ऑफ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इसके प्रोटोप्लास्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म्स के भी हाइब्रिड्स डेवलप करने में इसका लाभ हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रोटोप्लास्ट टेक्नोलॉजी है, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म्स के भी हाइब्रिड्स डेवलप करने में सफलता देती है और सफलता का इसका इस्तेमाल हो सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सोमेटिक हाइब्रिड्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। और इसी सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन नामक मेथड से डिजीज रेजिस्टेंस के लिए और इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी के लिए जो सोमेटिक हाइब्रिड्स हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी इस सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के मेथड से हम ऐसे सोमेटिक हाइब्रिड्स को भी प्राप्त कर सकते हैं जो कि डिजीज रेजिस्टेंट हो और जिनकी फूड क्वालिटी भी इम्प्रूव्ड हो, बढ़िया हो, बेहतर हो। नेक्स्ट इज सोमेटिक हाइब्रिड्स कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड वेयर सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो जहां सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन संभव नहीं है, जिन प्लांट्स में किसी भी कारण से, चाहे उनके सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स एब्सेंट हो, चाहे इनकम्प्लीट हो, ओके, तो ऐसे किसी भी तरीके के प्लांट्स में जिनमें सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन अगर पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर हम इस सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन नामक टेक्निक का, इस मेथड का इस्तेमाल करके उनके भी सोमेटिक हाइब्रिड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। राइट, चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, स्टेप्स ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। देखिए इसमें क्या स्टेप्स होते हैं। पहला तो आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द सेल्स ऑफ सेलेक्टेड प्लांट्स एंड डाइजेस्टिंग
द सेल वॉल्स बाय एंजाइम्स। तो पहले तो हम जो भी हमने प्लांट्स सेलेक्ट किए हैं उन सेलेक्टेड प्लांट्स के सेल्स से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लेते हैं और उनकी सेल वॉल्स को एंजाइम्स की हेल्प से डाइजेस्ट कर देते हैं, यानी डिजोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो पहले तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए जो प्लांट्स हैं उनको सेलेक्ट किया और फिर सेलेक्टेड प्लांट्स की जो सेल्स हैं उनके प्रोटोप्लास्ट को वहाँ से आइसोलेट करके उनके सेल वॉल्स को एंजाइम्स की हेल्प से डिजोल्व कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। देन फिर ये जो नेकेड जो प्रोटोप्लास्ट है, ये जो आइसोलेटेड नेकेड प्रोटोप्लास्ट है, फिर इनका फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू सेलेक्टेड वेराइटीज फॉर्मिंग सोमेटिक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। और फिर इन दोनों सेलेक्टेड प्लांट्स की जो नेकेड आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट हैं इनके बीच में फ्यूजन करा दिया जाता है और उस फ्यूजन से सोमेटिक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त किया जाता है। क्योंकि अब दो कैरेक्टर्स के आइसोलेटेड नेकेड प्रोटोप्लास्ट को फ्यूजन हो रहा है, तो अब जो हाइब्रिड डेवलप होगा उसमें दोनों ही प्रोटोप्लास्ट का जो फीचर्स हैं वो मौजूद होंगे। सो सोमेटिक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट इज देन ग्रोन ऑन सुटेबल कल्चर मीडियम। और फिर बाद में जब ये हाइब्रिड सोमेटिक प्रोटोप्लास्ट मिल जाता है तो इसको हम एक सुटेबल कल्चर मीडियम में ग्रो करा लेते हैं हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को, वेयर दे डेवलप एंड प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्लांट। और वहीं पर सुटेबल कल्चर मीडियम में ही ये एक डिजायर्ड प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होता है। ठीक है, आप इस सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप्स को इस तरीके से डायग्राम्स के तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए, पहले सेल वॉल, दो अलग अलग सेल प्लांट सेलेक्ट किए, उनकी सेल वॉल्स नज़र आ रही हैं। सेल वॉल्स को हमने क्या किया, डाइजेशन कर दिया, इनका सेल वॉल्स को डाइजेस्ट कर दिया। और ये जो प्रोटोप्लास्ट है इनका, ये नेकेड हो गया और आइसोलेट हमने कर ही लिया था इसको। सेल ए और सेल बी, फिर इसके नेकेड आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को हमने फ्यूज करा दिया और इनके फ्यूजन से जो हाइब्रिड सोमेटिक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बना उससे हम नए प्लांट्स ग्रो करा लेते हैं जिनके अंदर दोनों ही प्लांट्स के डिजायर्ड फीचर्स मौजूद होते हैं। ओके, सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड विद दिस टॉपिक सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन वी हैव completed our next 9th chapter also, strategies for enhancement in food production. And in our next class we will be starting our next chapter, that is chapter number 10, and this chapter number 10 is microbes in human welfare. Okay, so till then, take care and keep studying and watching and sharing videos, liking videos. Thank you, God bless you, stay safe.